प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बता रहा हूं कक्षा 9 से प्रश्नावली 10.1। इसमें दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में खाली स्थान है और दूसरे प्रश्न में सत्य असत्य हैं। तो चलिए सबसे पहले खाली स्थान देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 खाली स्थान। इसका पहला प्रश्न है, वृत्त का केंद्र वृत्त के यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है में स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बहिर्भाग और अभ्यंतर। वृत्त किसी समतल को या किसी तल को कितने भागों में बांटता है, इस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वृत्त पार्ट 1। ठीक है ना। फिर भी आप थोड़ा समझ लीजिए, ये एक वृत्त है और ये वृत्त जो है तल को 3 भागों में डिवाइड करता है। एक इसके अंदर वाला भाग, इसको कहते हैं हम अंतर्गत या अंतः भाग या अभ्यंतर। और एक ये जो मोटी लाइन आप देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं वृत्त। और एक इस वृत्त के बाहर का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं बहिर्भाग। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। तो जो आपका पहला प्रश्न है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है, तो आप देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र जो है ये वृत्त के अंदर है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा अभ्यंतर। ठीक है ना। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर भाग में होता है या अभ्यंतर में होता है। दूसरा प्रश्न है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। यानी कि एक बिंदु लिया गया है जो जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से उसकी त्रिज्या से अधिक है। इसको आप थोड़ा सा चित्र से समझिए। ये एक वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या है। अब प्रश्न के अनुसार हमारा बिंदु इस तरीके से स्थित है कि उसकी दूरी केंद्र से त्रिज्या से अधिक होगी। तो त्रिज्या से अधिक दूरी कब होगी? जब बिंदु इसके बाहर होगा। यानी कि वो बिंदु इसके बाहर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, तो हम कहेंगे कि वो बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? बहिर्भाग। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा बहिर्भाग। ठीक है ना। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। तो ये इस पर भी मैं आपको वीडियो पहले बना चुका हूँ। पार्ट 1 में ही आप देखिए व्यास क्या है, जीवा क्या है, और उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। चौथा प्रश्न इसका, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। इसको चित्र से समझिए। ये एक चाप है और ये इस प्रकार का चाप है कि जिसके दोनों सिरे ये जो हैं ये व्यास के सिरे हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये व्यास के सिरे होंगे तो इस प्रकार का जो चाप होगा वो अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त। ठीक है। तो चौथे खाली स्थान में हम भर देंगे अर्धवृत्त। ठीक है। 5वां है, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई हुई है पहले। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और केंद्रीय कोण पर मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, वृत्त पार्ट 5। आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी आप देख लीजिए वृत्तखंड क्या होता है। ये एक वृत्त है। ठीक है। तो वृत्तखंड जो होता है वो एक चाप और जीवा के बीच का ये भाग होता है वृत्तखंड, है ना। ये छोटा है तो लघु और ये बड़ा है तो दीर्घ, लेकिन काय के बीच का होता है? चाप और जीवा के बीच का। तो इस खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? जीवा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। अब प्रश्न क्रमांक 5 है इसका, 5वें नंबर का, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया कि कोई भी वृत्त किसी तल को 3 भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? 3। तो 6वें खाली स्थान में उत्तर आ जाएगा 3। हमने ये पूरे के पूरे खाली स्थान भर के रखे हुए हैं। पहले प्रश्न में क्या था? वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। दूसरा था, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के कहाँ पर होगा? वो बहिर्भाग में स्थित होता है। तीसरा प्रश्न था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। चौथा प्रश्न था, एक चाप
अर्धवृत्त होता है जब इसके, तो चौथा था एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। और पांचवा खाली स्थान था वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। छठवां था एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा प्रश्न ले लेते हैं जिसमें हमें सत्य असत्य बताना है। दूसरा प्रश्न है लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। इसका पहला है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सही बात है, यदि वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है और उसको हम वृत्त के केंद्र से मिला दें तो जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, सत्य। इसका कारण क्या है, ये त्रिज्या की परिभाषा से होगा। त्रिज्या पर मैंने जो पिछला वीडियो बनाया हुआ है वृत्त और त्रिज्या की परिभाषा पर, वृत्त पार्ट 1, उसको आप देखिए। इसका दूसरा प्रश्न है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित का मतलब होता है सीमित या जिनको गिना जा सके। तो ये असत्य है क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित नहीं बल्कि अपरिमित जीवाएं होंगी या अनंत जीवाएं होंगी। तो इसको हम लिख देंगे असत्य। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि समान लंबाई की अनंत जीवाएं होंगी। ठीक है। तीसरा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है। ये असत्य है क्योंकि जब हम 3 समान भागों में बांटेंगे वृत्त को समान चापों में बांटेंगे, एक चाप ये, एक चाप ये और एक चाप ये, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमें ना तो छोटा चाप मिल रहा है ना ही बड़ा चाप, बल्कि ये समान भाग हैं। तो ये वाला प्रश्न हमारा जो है कैसा है, असत्य है। स्टूडेंट्स, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जब हम एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट देंगे तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ठीक है ना। चौथा प्रश्न है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। ये सत्य है क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होती है, ये सत्य है क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं और वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए 5वां देख लेते हैं। त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो ये असत्य है। ठीक है ना, इसको हम लिख देंगे असत्य। कारण क्या है, क्योंकि त्रिज्या खंड जो है जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र नहीं होता है। जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। त्रिज्या खंड होता है चाप और 2 त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र। जैसे इसी चित्र को ले लीजिए, ये 2 त्रिज्याएं हैं और ये चाप है, तो ये जो खंड होगा आपका ये त्रिज्या खंड होगा। ठीक है ना। और ये जो बोल रहे हैं कि चाप और जीवा के बीच का ये वाला भाग वृत्तखंड कहलाता है ना। तो ये प्रश्न कैसा है, असत्य है। ये लिख दिया मैंने असत्य। कारण क्या लिखेंगे आप, कारण ये लिखेंगे कि जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है ना, इसलिए असत्य है। 6वां है वृत्त एक समतल आकृति। सही बात है, वृत्त जो हो उसको हम एक समतल पर बना सकते हैं, इसलिए वृत्त एक समतलीय आकृति है, तो इसको हम लिख देंगे सत्य। एक बार पुनः देख लीजिए, पहला सत्य है, ठीक है ना, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा सत्य है और ये 5वां आपका असत्य है और 6वां सत्य है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको कोई चीज़ ठीक तरीके से समझ में आ सके। और अगला वीडियो मैं शीघ्र ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।